Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is prokaryotic cell and examples of prokaryotic cell and shapes of prokaryotic cell, as well as most important structure of prokaryotic cell. And how question will come in exam from this topic, we are going to learn about this also. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्रोकैरियोटिक सेल, और साथ में हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और साथ में स्ट्रक्चर या संरचना ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे यहाँ से आते हैं. ये सब बातें इस वीडियो में होने वाली है. वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बातें डिस्कस होने वाली हैं. माय नेम इज़ दीपक लाट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमारा टॉपिक डिस्कशन है प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले जो सेल बनी थी उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. इसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक. प्रो का मतलब जो पहले बिफोर कैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस नहीं बना था, उस समय से पहले की सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक. कैरियो वर्ड हम न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल ये स्मॉल इन साइज़ होती है. अगर कंपेयर किया जाए विद द यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करेंगे तो इनका साइज़ स्मॉल होता है. दूसरा, अगर साइज स्मॉल है तो डिवाइड कर सकती हैं रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल. तो इसमें ये हो सकता है कि ये डिवाइड करें मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल. इनका साइज़ क्या है? स्मॉल. जबकि यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन रेट स्लो होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये बातें सिंपली लिखी हुई हैं. फिर दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो मोस्ट कॉमनली हमें सिलेबस में कवर करने हैं? पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जिसको प्लूरल फॉर्म है बैक्टीरियम की. तो बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल फॉर्म बैक्टीरियम की है. बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म है. इसके अलावा इसके में दूसरा हो सकता है, इनको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी. ये भी इसी में आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. माइकोप्लाज्मा भी इसी में आते हैं, इसी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है. इसके अलावा इन्हीं का नाम माइकोप्लाज्मा क्या है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग नहीं है. बस इनकी डिस्कवरी अलग अलग समय पे देखे गए थे, ऑब्जर्व किए गए थे, लेकिन नाम अलग दे दिए गए थे. बाद में अब पता लगा कि दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है. माइकोप्लाज्मा बोलें या PPLO बोलें. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के हैं, जो हमें डिस्कस करने होते हैं, जिसको हम किंगडम मोनरा में कवर करते हैं. और यहाँ पर भी हम इसको कवर करके चलते हैं. तो हम सारा डिस्कशन में मोस्टली इसका यहाँ पे करके चलेंगे. अब हम देख रहे हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो हैं अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं. हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स कॉमनली देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है बैसिलस, दूसरा है कोकस, तीसरा है विब्रियो और फोर्थ है स्पिरुलम. ठीक है. नाउ बैसिलस जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, और ये इस बैसिलस का मतलब क्या है? रोड लाइक. जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, रोड के जैसा यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया का. तो मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सा है? इन चारों में से बैसिलस होता है, रोड लाइक होते हैं. इसके बाद सेकंड आता है कोकस, जो कि स्पेरिकल होता है. तो स्पेरिकल शेप आपको दिखाई दे रहा है. तो ये स्पेरिकल क्या होगा? कोकस के लिए यूज़ करते हैं. तो स्पेरिकल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया के शेप्स. यहाँ पे विब्रियो भी हो सकता है, कॉमा शेप भी हो सकता है. तो कॉमा शेप आपको दिखाई दे रहा है, शेप ऑफ बैक्टीरिया. तो शेप ऑफ बैक्टीरिया विब्रियो कॉमा शेप भी हो सकते हैं. इसके अलावा स्पिरुलम भी हो सकते हैं. स्पाइरल को अगर आप देखो, ये यहाँ स्पाइरल है, ये ऐसे, इसको आप सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा. तो इसी को मैंने ऐसे बना करके दिखाया है. इसके एंड्स पे जो है यहाँ पे ये फ्लैजेला हैं. तो एक से ज़्यादा होंगे तो फ्लैजेला बोले जाते हैं. फ्लैजेलम सिंगुलर है, फ्लैजेला प्लूरल है. तो यहाँ पे 4 डिफरेंट शेप से मिल सकते हैं बैक्टीरिया. एक तो बैसिलस, रोड लाइक. दूसरा क्या है? कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप, और स्पिरुलम, स्पाइरल. तो हो सकता है यहाँ पे क्या कर लिया जाए, आपको करेक्ट इनकरेक्ट मैच पूछ लिया जाए एग्जाम में, या यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाए, जहाँ पे आपको मैच करवाया जाए. एक साइड में शेप लिखा हो, एक साइड में नाम लिखा हो बैक्टीरिया का. अभी तक कैसे देखने को मिलते हैं आपको? आपने बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया एग्जाम्पल पढ़े होंगे. बैसिलस या कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैसिलस थ्रीनजेनेसिस. तो ये सारे जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो शेप्स के बेसिस पे इनके जीनस के नाम या जो है इनके जीनस के नाम में ये यूज़ किए जाते हैं. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में हो गया, बैसिलस हो गया. तो ये सारे क्या है? शेप्स के बेसिस पे ही बैक्टीरिया के नाम बनाए गए. नाउ देखते हैं हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं. बेटा एग्जाम में से क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली, ठीक है. उसके अलावा जो है यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जहाँ पे पूछ लिया गया फॉलोइंग नोट एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो वहाँ पे किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जीनस लिख देंगे. जैसे कि वहाँ पे लिख दिया आपके सामने, किसी प्लांट का जीनस लिख देंगे, किसी एनिमल का जीनस लिख देंगे, या किसी और प्रोटिस्ट का लिख देंगे.
तो इस प्रकार से यूग्लिना लिख दिया। यूग्लिना क्या है, प्रोटिस्ट है जो कि यूकैरियोटिक सेल है, तो वो इससे जैसे 3 लिख दिए उन्होंने इस प्रोकैरियोटिक सेल के, बैसिलस, कोकस और या फिर विब्रियो लिख दिया। तो जैसे विब्रियो कोलोरी होता है तो उसमें विब्रियो इसलिए आता है कॉमा शेप होने की वजह से। और फोर्थ लिख दिया यूग्लिना है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल नहीं होगा, यूग्लिना नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, यूग्लिना। यूग्लिना क्या है बेटा, यूग्लिना तो एक प्रोटिस्ट है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये इसके साथ में ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना। देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो यहाँ पे सबसे सिंपल सेल जो बनी थी सबसे पहले वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, तो यहाँ पे इसका आपको दिखाई देगा, एक तो बाउंड्री दिखाई देगी। बाउंड्री जो है यहाँ पे 3 लेयर की फॉर्म में होती है, इसमें से सबसे बाहर की लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, दूसरी लेयर सेल वॉल होती है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की साइड होती है, तीसरी वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल से भी अंदर होती है। ये तीनों ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल एनवेलप का पार्ट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। तो ये सेल एनवेलप क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिलने से बनता है सेल का एनवेलप या कवरिंग। तो ये 3 लेयर्ड होता है, ट्रिपल लेयर्ड होता है, लेकिन सिंगल यूनिट का काम करता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में चिपके हुए होते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस नहीं है बेटा जो दिखाई दे रहा है, बल्कि ये चिपके हुए हैं ग्लू की तरह। तो ये ट्राई लेयर्ड है लेकिन एक दूसरे के साथ में है, तो सिंगल यूनिट की तरह काम करता है जो सेल एनवेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसके अंदर जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसके साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंट कंपोनेंट मिलते हैं। उसके अलावा देखो हम सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशन बाहर की तरफ होती है, तो बाहर की तरफ जो मॉडिफिकेशन है जैसे कि फ्लैजेलम इसमें बनता दिखाई देता है, तो सेल एनवेलप बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा तो क्या बनेगा, फ्लैजेलम यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा सेल एनवेलप क्या सकता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स बना लेती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मीजोजोम। तो ये सिर्फ एनवेलप बाहर की तरफ ही एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये अंदर की तरफ भी इनफोल्ड कर सकता है। और इनफोल्ड अगर सेल मेम्ब्रेन हुई तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, मीजोजोम, जहाँ पे रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है, एनर्जी बनाने की एक्टिविटी होती है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वैसा ही काम कौन करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मीजोजोम। तो मीजोजोम एनालॉगस हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया एनालॉगस हो गया मीजोजोम से। तो यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम उसी काम को करता है, रेस्पिरेशन को कैरी आउट करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है हमें यूज़ करने के लिए। तो इसके आसपास यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर लेती है, इसका सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है इनफोल्ड होने से, और क्योंकि इसको जब खोलोगे तो इसका सर्फेस एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इन फोल्डिंग्स अंदर की तरफ बनी है, तो इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, तो इसलिए जो इन फोल्डिंग्स बनाई गई है ताकि सर्फेस एरिया बढ़ जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा एंजाइम आ सकते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के साथ भी एंजाइम हो सकते हैं अटैच, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम मेम्ब्रेन के साथ भी मिल सकते हैं। एक और इन फोल्डिंग्स बनती है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। तो मेम्ब्रेन हो सकता है किसी किसी में साथ में एक डिफरेंट टाइप की इन फोल्डिंग्स बना ले जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर, और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भरे होते हैं। मेनली ये उनमें मिलता है जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस करती है उनके अंदर क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है। मीजोजोम सब में हो सकता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया में सब में मीजोजोम देखने को मिलेगा, लेकिन क्रोमेटोफोर केवल उसमें मिलेगा जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस में काम करती है या फोटोसिंथेसिस करती है, वही क्रोमेटोफोर को बना सकती है। इसके अलावा देखो यहाँ पे और क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में सेंटर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। क्योंकि इसके पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो दैट इज़ वाई इन सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है ये इसका जेनेटिक मटेरियल, से इसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो इसकी जीन्स के लिए जितनी जीन्स उसके लिए जीनोफोर बोला गया, और न्यूक्लियस का यहाँ पे जो मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसे न्यूक्लियोइड बोला गया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, सर्कुलर होता है इनका जेनेटिक मटेरियल। देखो सर्कल की फॉर्म में सर्कुलर दिखाई दे रहा है, डबल स्ट्रैंडेड हैं, डबल स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो सर्कुलर होने के बाद भी यहाँ पे कितने स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड आपको दिखाई दे रहा है। डबल स्टैंडर्ड है तो DS यूज़ करते हैं डबल स्टैंडर्ड के लिए। नेकेड है, यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल के DNA के लिए ज़रूरी होता है हिस्टोन। यहाँ का DNA छोटे साइज़ का है तो इसलिए यहाँ पे हिस्टोन की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा न्यूक्लियोटाइड ज़ीनोफोर के? जो जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड होता है और नेकेड होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में बेटा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलता है इस न्यूक्लियोटाइड के अलावा। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ये भी, और नेकेड होता है। इसके पास भी कुछ जीन होती है जिसकी हेल्प से कुछ फंक्शन कैरी करता है प्रोकैरियोटिक सेल के, लेकिन ज़्यादा जीन किसके पास है? न्यूक्लियोटाइड ज़ीनोफोर, जो कि ज़्यादा फंक्शन करता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ज़्यादा काम करता है। और प्लाज्मिड के पास कुछ थोड़ी सी जीन है, तो प्लाज्मिड सब में नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड ज़ीनोफोर सभी प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, तभी वो सर्वाइव कर सकेगी या अपना इसेंशियल फंक्शन कर पाएगी। जबकि प्लाज्मिड सारी सेल्स में या सारे सब के अंदर नहीं होता है। प्लाज्मिड हो सकते हैं एब्सेंट हो, लेकिन न्यूक्लियोटाइड ज़ीनोफोर एब्सेंट नहीं हो सकते। तो इसके अलावा देखो और क्या मिलेगा बेटा, इसके अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलेंगे जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और किस टाइप के होंगे? 70S टाइप। तो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन के आसपास चिपक जाएं तो फ्यूज फॉर्म बोलेंगे, या फिर फ्री फॉर्म में मिल सकते हैं आपको राइबोसोम। लेकिन किसी भी फॉर्म में हो, टाइप कौन सा होगा? 70S। एस क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। एस क्या होता है? अगर आपको ये नहीं पता तो आप सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट वाला वीडियो देखिए, स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो उस वीडियो से आपको एस के बारे में सारी बातें पता लग जाएंगी। तो हमने बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल समझा, जो कि कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो सकता है इसमें से कोई स्ट्रक्चर किसी में प्रेजेंट हो, कोई जैसे क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में होगा लेकिन दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा से सेल वॉल नहीं होगी, बाकी लेयर प्रेजेंट होगी, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा हमने प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें हमने देखा सेल एनवेलप है, 3 लेयर से बना होता है, जिसके अंदर आउटरमोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर भी क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटसाइड से इनसाइड में सीक्वेंस में अरेंज करवा सकते हैं सेल एनवेलप को प्रोकैरियोटिक सेल की। उसके बाद एनवेलप में मॉडिफिकेशन हो सकती है, बाहर की तरफ मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। अंदर की तरफ मॉडिफिकेशन क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। इसके अलावा अंदर की तरफ इनफोल्डिंग, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूसोम बोलते हैं। इसके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड या ज़ीनोफोर। और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और इसके अलावा इसका साइटोप्लाज्म में क्या मिल सकते हैं बेटा? राइबोसोम्स। और कुछ चीज़ें और भी मिल सकती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लूजन बॉडीज़। जैसे इंक्लूजन बॉडी क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ वो चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से कुछ मटेरियल स्टोर कर लिया जाता है, तो स्टोर्ड मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कहलाता है? इंक्लूजन बॉडीज। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल समझा, साथ में शेप्स देखे, और उसके अलावा हमने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।